इस वक्त की एक बड़ी खबर एविएशन सेक्टर के लिए आईओसी ने जो है एटीएफ के प्राइसेस को रिड्यूस किया है, कम किया है। तो एविएशन सेक्टर के लिए सुबह ही अगर आप देखें अच्छी सकारात्मक खबर आ रही है। एटीएफ प्राइसेस को रिड्यूस किया गया है, लगभग 543 रुपये प्रति किलोलीटर यहाँ पर कमी की गई है एटीएफ प्राइसेस में। तो अच्छी खबर एविएशन स्टॉक्स के लिए। इंडिगो, जेट एयरवेज और स्पाइस जेट, इन तीनों ही स्टॉक्स पर अब आपको नजर रख के चलनी होगी, क्योंकि एटीएफ प्राइसेस को घटाया गया है। 515 रुपये 85 पैसे प्रति किलोलीटर दामों में कमी की गई है। मैं खैर कुछ देर में इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हो जाएगी। एसजी निफ्टी उससे करीब अगर आप देखिए पहले 16 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन क्रिटिकल लेवल याद रखिए 75.50 से लेकर 75.80, ये 30 पॉइंट का डरा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। खैर एविएशन की बात हमने करी ली, इस पर खबर आ गई है, सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही। लेकिन इन तीनों में से अगर एक स्टॉक पिक करना हो मानस, तो आप कौन सा पिक करेंगे? इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज? डेफिनेटली अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो वो जेट एयरवेज रहेगा। देखिए पिछले दिनों स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई थी और स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो पिछले हफ्ते ही स्टॉक ने पियर्सिंग पैटर्न बनाया है, जो इंडिकेट करता है कि शायद आने वाले टाइम में रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से 600 या 610 तक के स्तर पॉसिबल है, इसलिए करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग बनाए जा सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस 520 के नीचे रखें। जी चलिए, इस बीच इंडिकेटिव एक्शन आपकी स्क्रीन पर देखिए। निफ्टी करीब 16 अंक नीचे कारोबार करता है, 5 अंक नीचे सेंसेक्स है। रिलायंस बैंक खुद पे 40 अंक रुपए नीचे। केन इंडिया 3.25 रुपए ऊपर। टाटा मोटर्स में 3.25 रुपए की मजबूती है, 351 का सर यहाँ पे। एचडीएफसी बैंक खुद पे खड़ा है 5 रुपए नीचे। इस बीच फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग भी हो चुकी है, लगभग 67.21 के मुकाबले 67.24 पे, यानी बिल्कुल स्थिर एक रेंज में। थोड़ी कमजोरी लेकिन फिर भी स्टिल इन रेंज। तो मैं इस डॉलर के इशू को, रुपी इक्वेशन को छोड़ के यहां से आगे बढ़ता हूं एक बार फिर से इंडिकेटिव एक्शन में, क्योंकि कोई बड़ा बदलाव फॉरेक्स मार्केट पे नहीं हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प 12 रुपए ऊपर। एचयूएल में अगर आप देखें 5 रुपए की कमजोरी है। टाटा पावर अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट 58.95 पे, और बीओबी करीब 1 रुपए ऊपर है। बहुत क्लियर कट मैंडेट तेजी, कमजोरी, स्थिरता का अभी इंडिकेटिव एक्शन नहीं दे रहा है। इनडिसीजन है मार्केट पे, रिफ्लेक्ट हो रहा है एटलीस्ट इंडिकेटिव एक्शन से। लेकिन आज की तैयारी करते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट समझते हैं। अंचल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अब अंचल बताएं आज की ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट। शुक्रिया रहा। देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने अपने जो नॉन कोर कारोबार था जिससे घाटा बढ़ रहा था उसको बेचा। उसके बाद मैक्वेरी ने उन पर रिपोर्ट जारी की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट को बढ़ाया 199 से बढ़ा के 202 किया। उनका मानना है जो ये कदम था कंपनी की तरफ से बेहद सकारात्मक था, क्योंकि अब कंपनी का पूरा फोकस अपने कोर कारोबार पर रहेगा। साथ ही कंपनी जल्द कर्ज मुक्त होती हुई दिख रही है, ऐसा उनका मानना है। और आगे चल के अगर कंपनी अपना पूरा कर्ज पे ऑफ कर देती है, नो डेट कंपनी बन जाती है, जो ब्याज लागत है वो एक बड़ा तबका है जहां से कंपनी को राहत मिलती हुई दिखेगी। तो वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट रहेगा जिसके चलते अभी भी वो बुलिश हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे। इसके साथ साथ गोल्डमैन सैक्स ने भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स के ऊपर ही अपनी राय रखी है। साफ तौर पर उनका मानना है जो डील हुई है वो काफ़ी फायदेमंद है कंपनी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी इश्यूज थे, जिस कारोबार से जुड़े इश्यूज थे, वो अब ओवरहैंग कहीं ना कहीं हटता हुआ दिखेगा और उसका फायदा सीधे तौर पर परफॉर्मेंस पाता हुआ दिखेगा। सो मच से उनका मानना आने वाली तिमाहियों में जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो इंप्रूव होती हुई दिखेगी। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच येस बैंक के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और टारगेट एक अच्छा टारगेट दिया है, 1175 का लक्ष्य दिया जा रहा है। साफ तौर पर उनका मानना है जो रिटेल सेगमेंट पे बैंक का फोकस है वो अब उससे कम बैंक को फायदा आते हुए दिनों में देखने को मिलेगा और वो काफी क्रिटिकल ट्रिगर रहेगा बैंक के लिए। और लास्टली क्रेडिट स्विस ने पूरे फार्मा स्पेस पे अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। एक तरफ उनका मानना है सिप्ला और टोरेंट फार्मा दोनों में ही जिस तरह से मार्जिन गिरे हैं उसकी वजह से छोटी अवधि में प्रेशर बरकरार रहेगा। लेकिन हाँ, टोरेंट फार्मा के केस में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि R&D पे खर्च कंपनी लगातार कर रही है, जिसके चलते ANDAs फाइलिंग जो है वो इंप्रूव होगी और आगे चल के नए लॉन्चेस करती हुई दिखेगी यूएस में। वहीं दूसरी और ग्लेनमार्क और इप्का पे दोनों के ही जो नतीजों पे, क्योंकि ओवरऑल सेल्स गिरी है और उनका मानना है ये ट्रेंड जारी रहेगा, बिक्री गिरती हुई दिखेगी आने वाले तिमाहियों में भी। चलिए, तो ये अगर आप देखिए कुछ हाउस व्यूज है और मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में समझा देता हूँ। आज किन किन ऑप्शंस पर आप गौर फरमा सकते हैं अगर आप एक सस्ती कम रिस्क वाली ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इस क्रम में अगर आप देखिए चंदन तापड़िया डेरिवेटिव एनालिस्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के, देखिए अशोक लेलैंड ने, एक बार प्लीज अशोक लेलैंड पे आ जाइए, थोड़ा सा व्यूअर को वो भी दिखाते हैं। कल का सबसे शानदार ब्रेकआउट अगर कोई स्टॉक था तो वो था अशोक लेलैंड। वॉल्यूम्स, ऑप्शन, फ्यूचर्स, तीनों अगर आप देखें, तीनों क्राइटेरिया पे सबसे बेहतरीन स्टॉक था ये, और स्पेशली शार्पनेस जो थी ना इसकी वो क्लोजिंग के वक्त बढ़ी। खैर आनंद राठी की राय क्या है? अभी देखिए 2.5 रुपए की अगर आप देखें ऑलमोस्ट इंटरवल स्पेस की ऑप्शंस होते हैं। अशोक लेलैंड में तेजी 9750 की कॉल ऑप्शन खरीदे करीब 3.25 रुपए में, 3 रुपये 70 पैसे के आसपास, लगभग 7 रुपए का लक्ष्य रखें और स्टॉप लॉस यहाँ पर 2 रुपए, यानी वैल्यू एट रिस्क हार्डली 1 रुपये 70 पैसे की। तो ये आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। उसके बाद
यहां पर जो एक और राय आई है वो है आर कैप पर, रिलायंस कैपिटल 16 रुपए कल ही काउंटर ऊपर था, शानदार तेजी, टेक्निकली ब्रेकआउट। उसके बाद यहाँ पे 380 की कॉल को खरीदने का आउटलुक आनंद राठी सिक्योरिटीज ने शेयर किया है 15 रुपए 50 पैसे में, और 380 की कॉल का जो लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं वो है 25 का, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 380 का रखे। तो दो स्टॉक्स मानस, अगर इन दोनों में से भी अगर एक को प्रेफर करना हो, अशोक लेलैंड वर्सेस आर कैप, तो आप कौन सा पिक करेंगे? देखिए मेरे दोनों ही मेरे प्रेफर्ड पिक हैं, तो चूज करना डिफिकल्ट है, बट अगर दोनों नज़रिए से देखें, ट्रेडिंग या निवेश के नज़रिए से, तो अशोक लेलैंड ज़्यादा बेहतर लगता है। इसलिए इन दोनों में से एक चूज करना हो तो डेफिनेटली वो अशोक लेलैंड रहेगा। राइट सिद्धार्थ, आईटी स्टॉक्स पे क्या रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि लार्ज कैप में उतनी तेजी है नहीं, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स जैसे कि टाटा एलेक्साई, यहां पर तेजी बनी कल, अच्छी तेजी में इनफैक्ट कुछ मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स आ गए हैं, आरएस सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स। व्हाट्स योर टेक ऑन आईटी सेक्टर राइट नाउ? देखिए ओवरऑल आईटी सेक्टर में सेकेंड हाफ जो था ये फाइनेंशियल ईयर का, ये थोड़ा वीक होने का संभावना थी। Q4 के नतीजे भी थोड़े वीक हो सकते हैं, बट अगर FY17 की बात करें तो हम मानते हैं कि यहाँ पे ज़रूर ग्रोथ मिल सकता है। ओवरऑल कांस्टेंट करेंसी बेसिस एंड डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ दोनों में ही ग्रोथ मिल सकता है। लार्ज कैप स्पेस में अगर आप बात करें तो हम मानते हैं कि इन्फोसिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पिछले अगर 2 से 3 क्वार्टर की बात करें तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है अगेंस्ट द बेलवेदर TCS, तो हम मानते हैं कि इन्फोसिस कंटिन्यू कर सकता है अपने अच्छा परफॉर्मेंस को। HCL टेक दूसरा लार्ज कैप स्पेस में कंपनियों की जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम में। मिड कैप आईटी स्पेस की जैसे मैंने पहले भी बात की, परसिस्टेंट सिस्टम एक कंपनी है जो डिजिटल बिजनेस में है, ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इफ यू लुक एट द ओवरऑल बैलेंस शीट एंड द साइज एंड इट्स फाइनेंशियल्स ऑल आर स्टैकिंग अप वेरी नाइस, तो परसिस्टेंट सिस्टम इन द मिड कैप आईटी स्पेस।